आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन या फिर बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी के अंदर यूरिन कैसे बनता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। यूरिन फॉर्मेशन पर पहुंचने से पहले आपको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो बहुत ही आगे काम आएंगी यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी को समझने के लिए। पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताया था। वहाँ पे 4 पार्ट बताए थे नेफ्रॉन के। पहला पार्ट बताया था बाउमेन कैप्सूल। देखिए, ये रहा हमारा बाउमेन कैप्सूल। ठीक है। सेकंड पार्ट बताया था पीसीटी। ये रहा हमारा पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर है थर्ड पार्ट मैंने बताया था लूप ऑफ हेनले। ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। नीचे की तरफ जो लिम्ब है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ऊपर की तरफ है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये हमारा जो पार्ट है ये होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी ओपन होता है फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, राइट। तो ये पार्ट मैंने आपको बताए थे। अब देखिए, जो हमारा जो बाउमेन कैप्सूल होता है इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आता है और यहाँ पे होता है एक बंच कैपिलरी का जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, कैपिलरीज का बंच गुच्छा होता है। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और फिर यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए। ठीक है, अब ये पूरी कहानी क्या है ये आप एक अलग स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अब यूरिन फॉर्मेशन से पहले आपको क्या है, पूरी ब्लड सप्लाई देखनी है। नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या है, कैपिलरी होती है। तो उसका पूरा नेटवर्क आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या होता है। हमारा जो हार्ट होता है उससे क्या है, एक आर्टरी निकलती है जो कि किडनी की तरफ आती है। अब किडनी की तरफ जो आर्टरी आती है उसका हमने नाम दिया है, उसको बोला है रीनल आर्टरी। रीनल जो वर्ड है वो किडनी से जुड़ा है। कहीं भी रीनल चीज़ दिखे, कहीं भी रीनल वर्ड दिखे तो इसका मतलब किडनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो रही है। इसलिए जो किडनी की तरफ आर्टरी आती है उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, अब रीनल जो आर्टरी है वो क्या करती है, वो 1 मिलियन एफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। क्यों होती है 1 मिलियन के अंदर, क्योंकि हमारी जो किडनी है उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इसलिए एफरेंट आर्ट्रियोल भी कितने होंगे, 1 मिलियन। इसलिए जो रीनल आर्टरी आ रही है वो किडनी के अंदर आते आते क्या है, डिवाइड होगी 1 मिलियन एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। ठीक है, अब देखिए ब्लड यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है। क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल में से यहाँ से ब्लड आता है। ब्लड यहाँ से आया, क्या हुआ, ये यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरी है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ। यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लड है और जो यहाँ पे ब्लड है, यहाँ बंच ऑफ कैपिलरी के अंदर है। अगर दोनों जगह का प्रेशर अगर हम मेजर किया जाए ना, तो जो बंच ऑफ कैपिलरी है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर जनरेट होता है और जिसकी इस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ब्लड है वो फिल्टर होता है इसी प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ पहुँचता है बंच ऑफ कैपिलरी के अंदर। यहाँ पे फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर से ना मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो बाउमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर होके आ जाती हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें जो ब्लड होता है उसके अंदर से क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। यूरिया होता है, प्रोटीन होते हैं, है ना, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं वो ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मोस्टली सारी चीज़ें। अब क्या क्या बचेगा, क्या क्या अंदर आएगा वो हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। फिर क्या होता है, ये ब्लड यहाँ से निकल के इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए यहाँ से निकलता है और ब्लड यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब पीसीटी के चारों तरफ भी एक नेटवर्क है। जो ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, फिर ये जो आर्ट्रियोल है ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ 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 से जाता जाता ये हमारा है पीसीटी। पीसीटी से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको एक तो रेड कलर से दिखाया है कि ब्लू कलर से दिखाया है। ये इसलिए दिखाया है ताकि आप डायरेक्शन देख सको कि ये जो आर्ट्रियोल है या कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है,
पहले क्या है, बाउमैन कैप्सूल से इफरेंट आर्ट्रियोल निकला, फिर यहाँ पीसीटी के चारों तरफ जाता है। पीसीटी से, अब आप ये गलती मत करना कि पीसीटी से लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है, ऐसा होता नहीं है। पीसीटी से ये जाता है डायरेक्ट कहाँ, डीसीटी की तरफ। तो डीसीटी के चारों तरफ गई, कैपिलरी हुई, और फिर यहाँ से जो ये कैपिलरी है, यहाँ से फिर ये जाती है बाउमैन कैप्सूल की तरफ, ठीक है, सॉरी बाउमैन कैप्सूल नहीं, लूप ऑफ हेनले की तरफ। और यहाँ पे एक नेटवर्क बनता है कैपिलरीज का, जो ये लूप ऑफ हेनले है इसके चारों तरफ, ठीक है। अब देखिए हमारा ये है बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल से जो बंच ऑफ कैपिलरी से एक आर्ट्रियोल निकला उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक का नाम है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ से पीसीटी के चारों तरफ और डीसीटी के चारों तरफ जो ये कैपिलरी है, इसका सारी कैपिलरी का नाम रखा गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर, पेरी मतलब पास, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल। देखिए पीसीटी और डीसीटी लास्ट में क्या है, टीटी, टी मतलब ट्यूब्यूल, तो ये दोनों ही ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल वर्ड से रिलेट हैं, तो इसलिए पेरीट्यूबुलर, यानी कि जो ये ट्यूब्यूल हैं पीसीटी और डीसीटी इनके पास पास है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी रखा गया, ठीक है। अब जो ये कैपिलरी हैं, अब ये आ गई यहाँ, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके चारों तरफ आ गई। यहाँ पे इसका नाम अलग है, यहाँ पे इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है तो वही कैपिलरी, लेकिन नाम अलग अलग कर दिए हैं कि यहाँ पे इसका नाम वासा रेक्टा होगा, यहाँ पे इसका नाम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होगा। यहाँ जब ये बाउमैन कैप्सूल की साइड में ये बंच ऑफ कैपिलरी के अंदर जाएगी, इसका नाम एफरेंट होगा, यानी कि ब्लड को ये बंच ऑफ कैपिलरी तक लेके जा रही है। जो बंच ऑफ कैपिलरी से जो कैपिलरी निकलती है उसका नाम इफरेंट होगा। इफरेंट, ई से इफरेंट और ई से एग्जिट, याद रखना, जो निकल रही है, ठीक है। फिर आगे जो पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ जो कैपिलरी है उसका नाम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी होगा, और इसका नाम क्या होगा, वासा रेक्टा होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे, राइट। अब ये जो वासा रेक्टा है, यहाँ से जाते जाते फिर क्या है, बहुत सारे जो वासा रेक्टा है, ये तो हमने एक नेफ्रॉन दिखाया, अब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियन नेफ्रॉन है, तो दूसरे नेफ्रॉन का वासा रेक्टा, ये तीसरे का, ये बहुत सारे वासा रेक्टा मिलके क्या बनाते हैं, रीनल वेन्यूल्स बनाते हैं, फिर बहुत सारे रीनल वेन्यूल्स मिलके रीनल वेन बनाते हैं, ठीक है। अब किडनी की तरफ रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई थी, ठीक है। अब देखिए मैं पूरा का पूरा ना ब्लड कहाँ से कहाँ गया, पूरा का पूरा साइकिल बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमारा जो हार्ट है वहाँ से आर्टरी निकलती है जो किडनी की तरफ आती है, उसका नाम है रीनल आर्टरी, जो कि ब्लड लेके आएगी किडनी की तरफ, ठीक है। फिर ब्लड पहुँचेगा, जो रीनल आर्टरी है वो डिवाइड होगी 1 मिलियन एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड आया, फिर ये जाएगा ग्लोमेरुलस, यानी कि जो बंच ऑफ कैपिलरी है वहाँ पे, फिर वहाँ पे ब्लड जैसे ही बंच ऑफ कैपिलरी के अंदर जाएगा वहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, जो भी चीज़ फिल्टर होनी है वो हो जाएगी, क्या क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, राइट। फिर इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जाएगा, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की तरफ जाएगा, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा की तरफ जाएगा, फिर जो वासा रेक्टा है उससे फिर रीनल वेन्यूल्स, और रीनल वेन्यूल्स से रीनल वेन, ठीक है। रीनल वेन वो वेन है जो किडनी से निकल रही होती है ब्लड को लेके, और रीनल आर्टरी वो है जो किडनी की तरफ ब्लड लेके आ रही है, राइट, ये आपको याद रखना है। फिर रीनल जो वेन है वो क्या है, आगे जाएगी इन्फीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा वापिस से हार्ट के अंदर वो ब्लड डाल देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल होता है, पूरी की पूरी कैपिलरी का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साइकिल था जो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो ये पूरी कैपिलरी का साइकिल था, राइट। अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी से लिया हुआ स्ट्रक्चर है। देखिए ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये फिर इफरेंट है, इफरेंट यहाँ से निकला, पीसीटी डीसीटी यहाँ पे गया, ठीक है, और फिर यहाँ से जाता जाता ये डीसीटी की तरफ पहुँचा, डीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले। देखिए ये आपको दिख रहा है ना नेटवर्क, पूरा कैपिलरी का नेटवर्क कैसा होता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो नेटवर्क होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसा नेटवर्क है, और उसी को क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। देखिए जो ये
ब्राउन ब्राउन कलर की जो नेटवर्क दिख रहा है ना, यही वासा रेक्टा है, राइट। तो ये वासा रेक्टा और जो ये वासा रेक्टा और जो ये लूप ऑफ हेनले है, अब इनका क्या रोल है, ये कहाँ पे आपको काम आएगा वासा रेक्टा, ये एक टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है, वहाँ पे आपको काम आएगा ये। शायद आपके सिलेबस में ना भी हो, तो इसके बारे में वीडियो शायद ना भी बने। अगर आपके सिलेबस में हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। बहुत इजी है, तो ये वहाँ पे काम आने वाला है वासा रेक्टा, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे डायग्राम के अंदर बहुत क्लियरली नेटवर्क दिखाया गया है, ठीक है। और पीछे जो मैंने दिखाया आपको स्ट्रक्चर, वो समझाने के लिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन है और दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे ब्लड सप्लाई होती है एक नेफ्रॉन के चारों तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। कैसे होता है यूरिन फॉर्मेशन? इसके 3 स्टेप होते हैं यूरिन बनने के। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाम से ही पता लग रहा है फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर होगा। और ग्लोमेरुलर क्यों है? क्योंकि जो बंच ऑफ कैपिलरी है उसका नाम ग्लोमेरुलस है। तो बंच ऑफ कैपिलरी से ही तो ब्लड फिल्टर होगा, कहाँ आएगा फिर? बाउमेन कैप्सूल में। इसलिए इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, या फिर इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ब्लड में से ना मैक्सिमम चीज़ें जो ब्लड के अंदर होती है वो फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती है। बहुत सारी, मोस्टली सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, और ट्यूबुलर सिक्रेशन को हम ऑगमेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखिए, फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्टर करना, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है और सिक्रेशन का मतलब क्या है, ये भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारा जो ये बाउमेन कैप्सूल है, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से जो भी चीज़ फिल्टर होनी है वो आके आ गई हमारी बाउमेन कैप्सूल के अंदर, फिल्टर हो गया हमारा ब्लड। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है ना, ब्लड के अंदर जो भी हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी फिल्टर होके आ जाती हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये तो भाई हमारी बॉडी के लिए क्या है, काम के हैं। अगर यही फिल्टर होके आ गए और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए तो फिर फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। फिर फ़ायदा ही क्या है? तो इसलिए क्या होता है, इनको वापिस से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। ये फिल्टर तो होंगे ही होंगे, ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, जो हमारी जो फिल्ट्रेशन है ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर से वो सारी चीज़ बाहर निकल के आएंगी जो एसेंशियल भी हैं और नॉन एसेंशियल भी हैं। यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के लिए काम की है, कौन सी नहीं है। बस क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से फिल्टर होके अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है, यूरिया है, वो सब का सब क्या आ जाता है, फिल्टर होके आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल चीज़ें फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ गई, ठीक है। अब वो क्या करना है, वापिस से बॉडी के अंदर डालना है, सॉरी ब्लड के अंदर डालना है। तो क्या होगा, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक जो कैपिलरी है वो बना रहा हूँ, ठीक है। ये समझ लिए कैपिलरी है, जो इसके चारों तरफ की कैपिलरी है, वो है ये, ठीक है। ये कैपिलरी है, ये मैंने स्ट्रेट बना दी है, बस इसके चारों तरफ है ना जो नेटवर्क बताया। क्या होगा, अब ये जो पीसीटी है, पीसीटी के अंदर जैसे ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी, देखिए जो चीज़ फिल्टर हो गई ना उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। जो चीज़ बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ गई फिल्टर हो गए, उसको क्या बोलेंगे, उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूरिन वर्ड नहीं होगा, यूरिन वर्ड कहाँ यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, जो ये फिल्ट्रेट है ये पीसीटी के अंदर आएगा। अब पीसीटी के अंदर क्या होगा, पीसीटी क्या करेगा, ग्लूकोज है या फिर अमीनो एसिड है, मिनरल्स है, उन सबको क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि यहाँ से वो एसेंशियल चीज़ें उठाएगा और ब्लड के अंदर डाल देगा, ठीक है। कैपिलरी जो होती है उनके अंदर ब्लड है, वहाँ पे डाल देगा।
ठीक है, वापिस से वो ब्लड के अंदर हो गई। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, फिल्टर होने के बाद वापिस से जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो पीसीटी या फिर डीसीटी यहाँ से उठा के वापिस से ब्लड के अंदर फेंक देना, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब तीसरा स्टेप था सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ब्लड जैसे ही फिल्टर होता है तो ये तो है नहीं कि जो भी हमारा जो वेस्ट होता है वो सब का सारा फिल्टर हुआ। अब कुछ कुछ अमाउंट जो वेस्ट है वो क्या है, बच जाता है। कहाँ, हमारे कैपिलरी के अंदर। फिर क्या होता है, कैपिलरी में जो वेस्ट बचा उसको यहाँ पीसीटी और डीसीटी के अंदर वापस फेंक देना, इसको बोलते हैं सिक्रेशन। और जो सिक्रेशन होता है वो होता है एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि कुछ एनर्जी की को यूटिलाइज करके ये सिक्रेशन प्रोसेस की जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो कैपिलरी हैं उनके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर जो चीज़ फिल्टर हुई ना, फिल्टर होने के बाद भी ब्लड के अंदर क्या बच गया, यूरिक एसिड बच गया, क्रिएटिनिन बच गया, ये नॉन एसेंशियल है, इनको एक्सक्रिएट आउट करना ज़रूरी है। तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो कहेगी कि भाई थोड़ी सी एनर्जी लगाओ और इनको ना वापिस से फेंक दो पीसीटी और डीसीटी के अंदर, क्योंकि ये एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है, ये बाहर निकालने हैं, तो इनको तो फेंक दिया जाएगा वापिस। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिक्रेशन। अब हमारी बॉडी कहेगी कि भैया बहुत सारी चीज़ें ना फिल्टर होके जो एसेंशियल चीज़ें थी वो बाउमैन कैप्सूल के जरिए पीसीटी के अंदर जा चुकी है। अब पीसीटी क्या करेगा, पीसीटी को पता लगा कि बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें आ गई हैं, फिल्टर हो गए, अब इनको वापस में ब्लड के अंदर डालना है। तो वो पीसीटी और डीसीटी क्या करेगा, इनको एक एक को उठाएगा, ग्लूकोज को उठाएगा, अमीनो एसिड को उठाएगा, कहाँ, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, राइट। तो इन तीनों जो स्टेप हैं इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्ट्रेशन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन क्या है और सीक्रेशन क्या है। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए अब मैं आपको बाउमैन कैप्सूल बनाता हूँ। दिस इज़ द बाउमैन कैप्सूल, राइट, ये बाउमैन कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ से आया क्या, ये देखिए, ये हमारा पूरा क्या है, बंच ऑफ कैपिलरी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये हमारा क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, पूरा बंच है, राइट। अब देखिएगा जो ये जो लेयर होती है ना, यहाँ पे कुछ सेल ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। और ये जो लेयर है, जो ये बाउमैन कैप्सूल की जो ये लेयर है, इसको बोलते हैं विसरल लेयर। यहाँ पे भी क्या है, सेल प्रेजेंट है ऐसे, इसको विसरल लेयर बोलते हैं। ठीक है, और इस विसरल लेयर के ऊपर क्या है, कुछ पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पोडोसाइट्स हैं जो मैंने आपको स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बताया था वहाँ पे बताए थे। ये जो पोडोसाइट्स हैं ये पोर बना देते हैं छोटे छोटे, ताकि जो ब्लड है वो फिल्टर हो सके। ठीक है, यहाँ से ब्लड क्या है, फिल्टर हो रहा होता है। अब जो हमारी जो ये कैपिलरी है ना, देखिए ये कैपिलरी, यहाँ पे भी सेल होती हैं, इसकी सेल्स को बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। तो तीन चीज़ें हो गई, क्या, एंडोथेलियल सेल हो गई, और दूसरी चीज़ हो गई क्या, विसरल सेल हो गई। और इनके दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जो ये एंडोथेलियल है इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये तीनों चीज़ मिलके फिल्टर करती हैं ब्लड को। तो यहाँ से ब्लड क्या है, यहाँ पे आता है। ठीक है, और ये जो स्पेस है यहाँ पे है, पूरा का पूरा स्पेस, इसको बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। ठीक है, ये जो बाउमैन कैप्सूल है इसके अंदर फिल्टर होके आ गया ब्लड। अब क्या चीज़ फिल्टर होगी क्या नहीं होगी, जो ब्लड होता है ना उसके अंदर ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स हैं और जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो साइज होता है ना वो यहाँ पे जो पोर प्रेजेंट है ना, पोर उनके साइज से बड़ा होता है, इसलिए वो फिल्टर नहीं हो पाते। तो ब्लड के अंदर से क्या, एक तो ब्लड सेल और एक हमारे ब्लड प्रोटीन, ये दो चीज़ों को छोड़ के जितनी भी चीज़ ब्लड के अंदर होती हैं वो सारी की सारी फिल्टर होके इधर आ जाएंगी। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो वाटर है, वो तो आएगा ही आएगा, अमीनो एसिड हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, आयंस हैं, या फिर ग्लूकोज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, यूरिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, अमीनो एसिड भी एसेंशियल है। ठीक है,
वो वापिस से रीअब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। अब क्या रीअब्जॉर्ब नहीं करना पड़ेगा, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटासियम है, ये सब क्या है, एक्सक्रिएट आउट करने हैं यूरिन के जरिए। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यूरिया के बारे में बताता हूँ। जो यूरिया होता है ना वो बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। लीवर क्या करता है, यूरिया बनाता है और फिर उसको किडनी से कहता है कि तू उसको बाहर निकाल दे, और किडनी क्या करती है, यूरिया को बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ होता है, तो कहीं भी किडनी टिक मत कर देना गलती से। जो यूरिया है वो लीवर बनाता है, लेकिन एक्सक्रिएट आउट कौन करता है, उसको बाहर कौन निकालता है, वो किडनी निकालती है। तो किडनी का काम एक्सक्रिएशन है, यूरिया को बनाना नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बाउमेन कैप्सूल इन सब के बारे में। ओके। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो भी बात मैंने बताई है वो कैसे लिखनी है, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, वो देखिएगा। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। देखिए, इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस बाय विच blood in glomerular capillary pass through the filtration bed and reach the capsular space now called glomerular filtrate और ultrafiltrate। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कहता है ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि इसको ये नहीं पता कि क्या चीज़ फिल्टर करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये पोर साइज में से जो भी चीज़ फिल्टर हो सकती है वो फिल्टर करेगा। इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये बॉडी के लिए एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, इसलिए इसको नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि कोई भी सिलेक्शन नहीं है कि कौन सी चीज़ हमको फिल्टर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो स्टेप है ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है। राइट। ओके। आगे क्या कहता है कि फिल्ट्रेशन बेड जो होता है, फिल्ट्रेशन बेड मैंने बताया था कि विसरल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियल लेयर, इन तीनों को मिला के फिल्ट्रेशन बेड बोलते हैं। इन्हीं से फिल्टर होके ब्लड कहाँ जाता है, कैप्सुलर स्पेस के अंदर जाता है। अब जब ये ब्लड फिल्टर होके पहुंच जाता है ना कैप्सुलर स्पेस पे, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट या फिर बोलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो उसको अब फिल्ट्रेट नाम दिया जाएगा। ठीक है। जब तक कैपिलरी के अंदर था उसको बोला ब्लड, जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ उसको बोला फिल्ट्रेट। जब ये फिल्ट्रेट डीसीटी से कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा। जब ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाएगा ना, जब इसको हम यूरिन बोलेंगे। राइट। वहाँ पे हम इसको यूरिन बोलेंगे। ओके। आगे देखिए क्या स्टेटमेंट कहता है, ऑल द ब्लड गेट फिल्टर थ्रू द प्रोसेस एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ये कहता है कि जो ब्लड होता है वो सारा का सारा फिल्टर हो जाता है केवल दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो ब्लड सेल को छोड़ के और एक प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। बिकॉज क्यों ये दो चीज़ें हैं, क्यों फिल्टर नहीं होती है, यहाँ पे इसका रीज़न लिखा है, मैंने आपको बताया भी था। और देखिए कैसे लिखना है, दे हैव लार्ज डायमीटर देन द साइज ऑफ पोर। जो पोर का साइज होता है ना, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे छोटे छोटा पोर होता है, वहीं से फिल्टर होता है, तो उसका साइज क्या है, जो ब्लड सेल्स होती हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनका साइज पोर से ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या है, जा नहीं पाते हैं, फिल्टर हो नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ। अब कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर होंगी, जैसे वाटर है, ये भी क्या है, फिल्टर हो जाएगा, यानी कि कैप्सुलर स्पेस के अंदर पहुंच जाएगा। साल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, विटामिन है, हार्मोन है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें क्या है, फिल्टर होती है। केवल दो चीज़ें फिल्टर नहीं होती है। अब जो ये दो चीज़ें फिल्टर नहीं होती है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी पे क्वेश्चन आएगा, कोई भी एमसीक्यू बनेगा तो। राइट। अब देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसके अंदर क्या बताया, जो ब्लड है, एक इक्वेशन के जरिए समझा रहा हूँ मैं आपको। ये जैसे ब्लड है, ब्लड में से ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन ये माइनस कर दो, ये तो फिल्ट्रेट बचेगा। अब देखिए ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स गई तो प्लाज्मा बचा। अब प्लाज्मा में से फिर ये प्रोटीन भी निकाल दिया तो क्या बचा, डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा होता है या डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा होता है या फिर
ब्लड सेल्स होती हैं या प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तो आपको ऑप्शन करना है ये डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। अब डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा क्यों बोला गया? हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर से ब्लड सेल्स निकाल दो तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन निकाल दिया उसको बोलेंगे डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। तो यही हमारा फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्टर हो गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन के जरिए मैंने आपको ये समझा दिया है, बहुत ही काम की इक्वेशन है ये, आप याद कर लेना। राइट, आगे देखिए, blood in glomerular capillary is exerted with some net pressure so that it can reach the capsular space। जो बंच ऑफ कैपिलरी होता था वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर की वजह से प्रेशर जनरेट हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से ही ब्लड फिल्टर होता है। राइट, तो जो प्रेशर होता है ना उसकी वजह से फिल्टर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। हमारी जो आगे ना ये दो पॉइंट कहता है, एक है रीनल ब्लड सप्लाई। रीनल ब्लड सप्लाई है 1100 से 1200 ml पर मिनट या फिर 1/5 ऑफ कार्डिक आउटपुट। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये होता है 125 ml मिनट। इन दोनों जो ये दोनों चीज़ बताई, इन दोनों का मतलब क्या है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों का मतलब। देखिए, जो ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये जो ये ब्लड लेके आता है ये होता है 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो किडनी की तरफ आता है 1 मिनट में। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर कितना ब्लड होता है? 6 लीटर, अप्रोक्स 6 लीटर। तो 6 लीटर का 20%, अप्रोक्स 20%, या फिर बोल सकते हो पूरे ब्लड का 1/5, या तो 20% बोलो या 1/5 बोलो, एक ही बात है। तो पूरे ब्लड का 1/5 जो ब्लड है ना वो किडनी की तरफ आता है फिल्टर होने के लिए। 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो किडनी की तरफ आता है फिल्टर होने के लिए, और इसी ब्लड को बोला गया रीनल ब्लड सप्लाई। राइट, रीनल वर्ड किडनी से रिलेट है, मतलब कि किडनी की तरफ कितना ब्लड सप्लाई किया गया 1100 से 1200 ml। तो जो ये ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टरियोल में से बंच ऑफ कैपिलरी तक, यह आता है 1100 से 1200 ml पर मिनट आता है। 1 मिनट में इतना ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए। अब क्या होता है, ये जो 1100 से 1200 ml ब्लड है इसमें से 125 ml ब्लड ही फिल्टर होता है, तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितना वो जो ब्लड है वो फिल्टर हो गया, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब था ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, रीनल ब्लड सप्लाई इज 1100 to 1200 ml पर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट 1/5 यानी कि पूरे ब्लड का जितना ब्लड प्रेजेंट होता है उसका 5वां हिस्सा ब्लड। 5वां हिस्सा कितना होता है? ये 1100 से 12। ये कहाँ आता है? ये किडनी की तरफ आता है। राइट, और फिर फिल्टर कितना होता है? 125 ml होता है पर मिनट के अंदर। ओके, तो ये कहानी थी दोनों पॉइंट की। आगे देखिए, अब एक बात समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर एक लाइन लिखी है कि पूरे दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। कितना ब्लड? 180 लीटर, यानी कि 180 लीटर जो ब्लड है पर डे वो क्या होता है? फिल्टर होता है। इतना ब्लड तो हमारी बॉडी के अंदर होता ही नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर तो 6 लीटर होता है, फिर ये फिल्टर कैसे होता है? अब देखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर इतना नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेशन की बात कह रहा है। फिल्टर होता है, फिर वापिस से वो चीज़ वो वही ब्लड आके फिर से वही ब्लड फिल्टर होता है। तो ऐसा है। देखिए, पर मिनट 125 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होता है पर मिनट। ये पर मिनट इतना होता है, तो पूरे दिन में कितना फिल्टर होता है? अगर आप वो काउंट करोगे तो क्या है, काउंट करके आएगा 180 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, फिर से हम कहाँ जाते हैं? ये डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखिए, यहाँ से जो ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया पूरे दिन के अंदर ना, यहाँ फिल्टर कितना होता है? 180 लीटर। अब 180 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ तो निकलना भी कितना चाहिए यूरिन के जरिए? 180 लीटर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही एक्सक्रिएट आउट कर पाते हैं हम। यानी कि जो 180 लीटर फिल्टर हुआ, अब उसका क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो
रीएब्जॉर्ब कर लिया गया। कहाँ कर लिया गया? रीएब्जॉर्ब। यानी कि 180 लीटर ब्लड जो फिल्टर हुआ था उसमें से 99% जो ब्लड है जो फिल्ट्रेट था वो वापिस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापिस में ब्लड के अंदर फेंक दिया जाता है वो। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसलिए क्या है, 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही बन पाता है। समझ में आई बात? तो ये कहानी है पूरी की पूरी। राइट, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओनली 1% ऑफ जी एफ आर ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉर्म्स यूरिन अबाउट 1 ml यूरिन फॉर्म्ड पर मिनट। 1 मिनट में केवल 1 ml यूरिन ही बनता है। रिमेनिंग 99% ऑफ जी एफ आर सेलेक्टिवली गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड। 180 लीटर जो हमारा ब्लड फिल्टर होता है, यानी कि जो 180 लीटर है ना उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, क्योंकि वो तो फिल्टर हो गया। तो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है उसके उस फिल्ट्रेट में से 99% जो फिल्ट्रेट है वो वापिस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो केवल 1 से 1.5 लीटर होता है पर डे। राइट, ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप अगर आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी है तो उसमें आप पढ़ोगे ना फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, उसको पढ़ना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहीं पे जो जो भी एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा। पहला स्टेप कंप्लीट, फिल्ट्रेशन का स्टेप क्या है, कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन की। रीएब्जॉर्प्शन की तो बात हमने कर ली पहले ही, अब इसको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है वो भी तो बात करेंगे। देखिए, इट इज़ ए सेलेक्टिव प्रोसेस by which useful substances are taken back into the blood circulation so that remaining waste is now called urine. सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या, सेलेक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस थी वो नॉन सेलेक्टिव थी, लेकिन ये प्रोसेस सेलेक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन सेलेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसको नहीं पता कि क्या चीज़ एसेंशियल है क्या नॉन एसेंशियल है, हर एक चीज़ फिल्टर हो रही है वहाँ से। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन में क्या है, रीएब्जॉर्प्शन के दौरान ये पता होता है कि वेस्ट मटेरियल को तो रहने दो यहाँ पे जहाँ पे है, और जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उनको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल दो। तो पीसीटी और डीसीटी और जो लूप ऑफ हेनले है, देखिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पीसीटी होता है ना हमारा और जो डीसीटी होता है यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पे केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा वाटर कंजर्व कर सकता है अपने अंदर, तो उसके अंदर क्या है, लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन को, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, या फिर कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकालना है, उसको कंजर्व करना है बॉडी के अंदर। जो डेजर्ट एनिमल होते हैं ना उनके अंदर लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है, ज़्यादा है उनके अंदर। राइट, तो वो कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, इसलिए ही कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है डेजर्ट एनिमल्स के अंदर। खैर वो बात हम अगले स्टेप में करेंगे। तो सिलेक्टिव प्रोसेस होती है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखिए फिल्टर होके ग्लूकोज भी आया था, फिल्टर होके अमीनो एसिड भी आया था। अब क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, टेकन बैक इन टू द, जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापिस से ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। अब जो रिमेनिंग बच गया उसको हम यूरिन बोलेंगे। अब ये जो ये लाइन लिखी है ना ये गलत लिखी है, यहाँ पे उसको यूरिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ हद तक यहाँ पे ये सही भी लिखा है लेकिन ये गलत भी है, यहाँ पे हम यूरिन नहीं बोलेंगे, फिर भी आप एग्जाम के अंदर लिखने को ये लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट वर्ड यूरिन कहाँ यूज करना है, कहाँ बोलेंगे। अब देखिए, ये हमारा जो दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेशन है वो नेफ्रॉन के 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है बाउमैन कैप्सूल, वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो वो तो हमारा स्टेप हो गया। सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के अंदर 3 पार्ट इंक्लूड हो गए, एक पीसीटी, एक डीसीटी, एक लूप ऑफ हेनले। तो तीनों के बारे में हम डिस्कस करें, चलिए करते हैं। पीसीटी के अंदर देखिए रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है।
मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना वो यही होता है, मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो यही होता है। यानी कि यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव भी होता है पैसिव। अब एक्टिव पैसिव का मतलब आपको समझ आ गया होगा। एक्टिव मतलब है कि एनर्जी का यूज करके रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। मतलब कि एनर्जी का यूज करके जो फिल्ट्रेट है उसमें से यूजफुल चीज़ को उठा के ब्लड के अंदर डालना। एनर्जी जहाँ पे यूज हो रही है वो है एक्टिव, और पैसिव जहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है, अपने आप क्या है वो चीज़ ब्लड के अंदर जा रही है, तो ये होता है पैसिव, राइट। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। ओके, अब एक बात देखिएगा, अबाउट 70 to 80% वाटर गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड एंड दिस रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी इज ऑब्लिगेटरी। पीसीटी के अंदर 70 से 80% जो वाटर है वो यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना पीसीटी के अंदर, ये ऑब्लिगेटरी होता है। अब ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है वह मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। आगे देखिए, पहले 2 पॉइंट देखिए। देखिए 70% जो पोटासियम और सोडियम है, 70% जो सोडियम के आयन है और 75% जो पोटासियम है, 70% क्लोरीन के आयन है, और कुछ HCO3 नेगेटिव है, और 100% ग्लूकोज, 100% अमीनो एसिड। जो ये परसेंटेज लिखी है ना, इतने इतने परसेंट एब्जॉर्प्शन होता है। 70% तो सोडियम के आयंस को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी का जो परसेंटेज बचा ना वो आगे डीसीटी के अंदर होगा, ठीक है, डीसीटी के अंदर। और जो ग्लूकोज होती है वो सारा का सारा ग्लूकोज है ना पीसीटी के अंदर ही पीसीटी रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और अमीनो एसिड है वो भी सारे कर लेता है। जो ग्लूकोज और जो अमीनो एसिड है उसका बिल्कुल 0.01% इतना फ्रैक्शन भी नहीं जाने देता है। 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनको वापिस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी के अंदर ही, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए, अब जो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सोडियम है, पोटासियम है, क्लोरीन है, ये सब चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी चीज़ एक्टिवली एब्जॉर्ब होगी और कौन सी पैसिवली होगी वो भी लिखा है। सोडियम, पोटासियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन जो ये वाटर Cl है या HCO3 है ये पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ये रटना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है, ठीक है। तो एक्टिवली और पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगे। अब यहाँ पे हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ओब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है। एक चीज़ आएगी ओब्लिगेटरी और एक चीज़ है फैकल्टेटिव। ओब्लिगेटरी का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे ओब्लिगेटरी का मतलब होना है जो चीज़ होनी है ना वो होके रहेगी, वहाँ पे कोई कोई भी कंडीशन वहाँ पे नहीं रोक पाएगी, ठीक है। यानी कि पीसीटी के अंदर से ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होना है तो वो होएगा, ये नहीं है कि नहीं होएगा, वो होएगा, ठीक है। और जो अमीनो एसिड है वो भी 100% एब्जॉर्ब होएंगे। अगर ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या है, उसको शुगर है भाई, सीधी सी बात, उसको शुगर है, कोई ना कोई डिजीज है, इसलिए नहीं हो रहा है। अदरवाइज क्या है, ओब्लिगेटरी का मतलब यही है जो चीज़ होनी होगी वो होएगी, वो ज़रूर होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100% अमीनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होना है, रीएब्जॉर्प्शन होना है तो वो होएगा, वहाँ पे कोई चीज़ रोक नहीं सकेगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है जब ज़रूरत होगी तब होएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को जाने देगी कि भाई इसको जाने दो। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, उस कमी को पूरा किया जाएगा। यानी कि ये है कि ज़रूरत के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगा, ये नहीं है कि यहाँ पे फैकल्टेटिव में कभी कम रीएब्जॉर्प्शन होगा कभी ज़्यादा होगा। ज़रूरत के हिसाब से अगर रीएब्जॉर्प्शन होना वो फैकल्टेटिव होता है। अगर ओब्लिगेटिव का मतलब क्या है, यानी कि होएगा ही होएगा वो, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे आएगा फैकल्टेटिव, देखना। अब लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। सेल्स ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब आर परमिएबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेल्स ऑफ असेंडिंग लिम्ब आर परमिएबल ओनली फॉर साल्ट। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारा है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये वाली जो साइड है ये है
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाली साइड है असेंडिंग, इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ, ये ए असेंडिंग है और ये डी डिसेंडिंग है। अब जो ये वाला लिम्ब है ना, यहाँ पे जो सेल होती है ना इस लूप ऑफ हेनले के अंदर, वो केवल वाटर के लिए परमिएबल है, यहाँ से केवल ना वाटर ही आ जा सकता है, केवल वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है ना लूप ऑफ हेनले की, ये केवल सोल्ट के लिए परमिएबल है, यानी कि पोटेशियम सोडियम जो सोल्ट है उनके लिए परमिएबल है। इसलिए यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से हो सकता है। तो दोनों के अंदर अलग अलग लिम्ब हैं, जो ये इनके अंदर अलग अलग टाइप की सेल है जो अलग अलग चीज़ के लिए परमिएबल होती है। ये वाली जो साइड है जिसको डिसेंडिंग बोलते हैं, ये केवल वाटर के लिए परमिएबल है, और जो ये वाली है ये केवल सोडियम के लिए, सोडियम पोटासियम साल्ट जो होते हैं उनके लिए परमिएबल है। अब जो ये लाइन है ना, ये यहाँ पे लिखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको कभी भी नहीं भूलनी, कभी भी नहीं। काउंटर करंट मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर ये लाइन समझ में नहीं आई, ये लाइन याद नहीं है, तो आप कभी भी क्या नहीं समझ सकते, काउंटर करंट मैकेनिज्म कभी नहीं समझ में आएगा आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो केवल परमिएबल है वाटर के लिए, और जो असेंडिंग है उसकी जो लिम्ब है वो केवल परमिएबल है साल्ट के लिए, सोडियम और पोटासियम के साल्ट के लिए, राइट। ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन असेंडिंग लिम्ब रीअब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम पोटासियम क्लोरीन एटसेट्रा इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑस्मोलरिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज। अब देखिए, अगर साल्ट को रीएब्जॉर्ब करेगी तो क्या है, साल्ट रीएब्जॉर्ब होगा, यानी कि वहाँ पे साल्ट आ रहा है, तो ओस्मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन बोलो तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर कहीं से साल्ट बाहर निकल रहा है, और जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जहाँ पे साल्ट जा रहा है वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इस लाइन का यही मतलब है। आगे देखिए, टू मेंटेन दिस ओस्मोलरिटी डिसेंडिंग लिम्ब cause reabsorption of water but this water is reabsorbed into blood। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जो ये दोनों लाइन, जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर आएंगी, यहाँ पे लिखी हुई हैं लेकिन समझ में वहीं पे आएंगे आपको। तो इसी लेक्चर के लास्ट में मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। आगे बात करते हैं, लूप ऑफ हेनले सोज फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव का मतलब बताया था ना कि ज़रूरत के हिसाब से रीअब्जॉर्प्शन होगा। वाटर की कमी है तो बॉडी के अंदर तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, अगर वाटर ज़्यादा है तो कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर को जाने दिया जाएगा यूरिन के ज़रिए, बस यही होता है। ओके, ये देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब अकर पैसिवली। ये स्टेटमेंट भी बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली है। ये भी वही आएगी, करंट मैकेनिज्म जो है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये वही आएगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आपको ये याद रखिए, जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, वो पैसिवली होता है। कैसा होता है, पैसिवली होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। एक बात और बता देता हूँ, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, जो ये चारों है ना, इनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना, उसके अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रे, जो बाउमेन कैप्सूल है उसके अंदर तो होता नहीं, उसका काम फिल्ट्रेशन का है। और जो ये चार चीज़ बच गई ना, इनके अंदर होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपसे पूछे क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको बोलना हाँ होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, बोलना नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। वो कैसे होता है, देखिए, cells are themselves impermeable in nature, sods can become permeable only under hormone, so both of these shows facultative reabsorption। क्या मतलब है इन सब चीज़ का, देखिएगा, जैसे ही ब्लड फिल्टर होता है पीसीटी के अंदर पहुंचता है, पीसीटी क्या करता है, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी कर लेता है, ठीक है। अब जो लूप ऑफ हेनले है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब बात आई डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की। अब फिल्ट्रेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंचता है। अब जो चीज़ अगर बॉडी के अंदर कमी है,
तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अगर कमी नहीं है तो उनको पास आउट होने दिया जाएगा और यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि हार्मोन के जरिए होता है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। हार्मोन बोलेगा कि भाई तू इस चीज़ को रीएब्जॉर्ब कर, क्योंकि बॉडी के अंदर कमी है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। हार्मोन बोलेगा तू इसको रीएब्जॉर्ब मत कर, इसको जाने दे, तो ये जाने देगा। यानी कि खुद से कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। पीसीटी खुद से करता था, उसको पता है कि मेरे को ग्लूकोज उठा के फेंकना है तो फेंकना है, उसको पता है कि कोई और एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। 70 से 80% वहीं हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसलिए डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ज़रूरत के हिसाब से होता तो लूप ऑफ हेनले में भी ज़रूरत के हिसाब से वाटर का कंजर्वेशन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन देखिए एक बात और बता देता हूँ, लूप ऑफ हेनले में केवल वाटर और सोडियम का ही रीएब्जॉर्प्शन चलता रहता है, राइट। लेकिन जो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसके अंदर वाटर है, मिनरल है, ऐसी मतलब जो चीज़ पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, जो चीज़ वो डीसीटी के अंदर भी रीअब्जॉर्ब हो रही होती है, राइट। और कलेक्टिंग डक्ट मोस्टली वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या आती है, यहाँ पे खास बात ये आती है, यहाँ ये जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये हार्मोन के कंट्रोल के अंदर है। यानी कि हार्मोन बोलेगा कि बॉडी के अंदर कमी है तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, अगर कमी नहीं है तो बस ये जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ये कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, ये जाने देंगे उस चीज़ को यूरिन के जरिए, फिर वो पास आउट होके बाहर निकल जाएगी जो भी चीज़ है जो एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी के लिए, बस ये होता है। तो इसका मतलब ये से वो इम्परमिएबल होती हैं, ठीक है, लेकिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है। हार्मोन बोलेगा तो ये रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, तो हार्मोन बोलेगा तो ये परमिएबल हो जाएंगी, नहीं तो ये इम्परमिएबल है ही, राइट। और फैकल्टेटिव करती है, मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। देश और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कैल्शियम आयन, इन सब का क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, एक्टिव सिक्रेशन, दूसरा नाम है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। अब आपसे फिर से एग्जामिनर क्या करेगा, आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा। क्या करेगा, वहाँ पे कहेगा कि बताओ, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा स्टेप यूरिन फॉर्मेशन के अंदर नहीं होता है। पहला आपको दे देगा फिल्ट्रेशन, दूसरा दे देगा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा दे देगा ऑगमेंटेशन, ठीक है, और भी कोई ऑप्शन दे देगा। तो आप गलती से भी ऑगमेंटेशन टिक मत करके आना। वो पूछेगा कि कौन सा नहीं होता है, तो आप देखोगे कि ऑगमेंटेशन तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए इसको ही टिक करते हैं। तो ऑगमेंटेशन याद रखना एक्टिव सिक्रेशन का दूसरा नाम होता है, राइट। दिस प्रोसेस अकर एक्टिवली, देखिए जो किसी भी चीज़ का जो सिक्रेशन है ना वो एक्टिवली होता है, यानी कि ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वापिस से कहाँ डाला जाता है, नेफ्रॉन के जो पार्ट है उनके अंदर डाला जाता है कि तू बाहर निकल भाई, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू वेस्ट है, एनर्जी निकाल के उसको बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के जरिए, फिर एक्सक्रेट आउट कर दिया जाता है, राइट। तो एक्टिव जो सिक्रेशन, नाम में ही एक्टिव है, तो जो सिक्रेशन प्रोसेस होती है ना वो एक्टिवली होती है, यानी कि एटीपी का यूज करके होती है, ठीक है। लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, कहीं ये भूल जाओ। तो रीअब्जॉर्प्शन दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन सिक्रेशन ऑलवेज एक्टिव होता है, राइट। इफ द ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग नेफ्रॉन स्टिल कंसिस्ट ऑफ यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमीनो एसिड, यानी कि ये कहता है कि फिल्ट्रेशन होने के बाद भी ब्लड के अंदर क्या बचा है, ब्लड के अंदर क्या बचा है, यूरिक एसिड बचा है, क्रेटिनिन, अमोनियम, ये जो वेस्ट चीज़ें हैं ये बची हैं, फिर भी ब्लड फिल्टर हो गया फिर भी बची हैं। तो क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर से क्या कहेंगी ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ से बाहर निकल और फिल्ट्रेट के जहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उनमें जा, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर जा और यूरिन के जरिए बाहर निकल, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो धक्का मार के, यानी कि एटीपी का यूज करके, एनर्जी यूज करके उसको बाहर निकाल देंगे, राइट। फाइनली द टर्म यूरिन कैन कोल्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट। देखिए जो फिल्ट्रेट आया था वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो गया, पीसीटी से हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से हुआ, लूप ऑफ हेनले से हुआ, डीसीटी से हुआ। फिर कलेक्टिंग जो डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट से में से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो तब फाइनली उसको यूरिन वर्ड बोला जाता है, ठीक है।
नेफ्रॉन के पार्ट में जब तक वो चीज़ रहेगी उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। वो सारा फिल्ट्रेट जब तक रीअब्जॉर्ब नहीं हो जाता, जब वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे, राइट। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना हमारी, वहाँ पे आपको क्या बोला है, यूरिन बोला गया। यानी कि जो ये कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये कुछ ऐसा करके कलेक्टिंग डक्ट होती है हमारी, ये ऐसे करके कुछ कलेक्टिंग डक्ट होती है ना हमारी, यहाँ से डीसीटी आता है, तो यहाँ पे ये क्या है, रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है यहाँ पे वाटर का। तो यहाँ पे आके जो चीज़ बच जाती है ना लास्ट में, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, तो वहाँ पे यूरिन वर्ड दे दिया जाता है कि अब ये यूरिन है, यानी कि ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, ये एक्सक्रिएट आउट करना ही पड़ेगा बॉडी से। ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सब बाहर निकाला जाता है बॉडी से, ठीक है। क्योंकि आप क्या है, कुछ भी खाते पीते रहते हो तो बॉडी को वो सब भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि भई ये कुछ खाया है, ख़राब चीज़ खाई, इसको बाहर भी तो करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी जाती हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, वो था फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। वीडियो भी शायद काफ़ी लंबी हो गई है, 51 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आप बताना ज़रूर कि ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। और रही बात इसके नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, करीब करीब बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन उसमें से केवल 10% बच्चे ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करिए और शेयर तो करिए ही करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना सपोर्ट कुछ नहीं होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।